कहाँ से नहीं, जिसको मैं बोलता हूँ बड़ा घटना अब सागर सागर को दीजिए ना। ये पूरा गलत दुआ है ना, श्री राकेश प्रेमी जी, नेहरू वाक्य संगठन और जागरण गुट के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आज पहला हमारा जिला प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन है। कल पूर्व संध्या पर माननीय महामहिम जी ने, राज्यपाल महोदय ने हमें संदेश दिया है और उनके कमलों से दीप प्रज्वलन करके ये वर्ष भर का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ किया गया है। तो हम अपने मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष जी और विशिष्ट अतिथि गण से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन कर और स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। इसमें कपूर लगाता हूँ, जल जाता नहीं, अपने केवल जलाते तो चले गए। ये नेहरू में भी एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित हमारे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस दीपक की रोशनी प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगी। प्रदेश के गांवों में गांव के हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम बिना किसी देरी के हम अपने
वंदे मातरम की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रूप से हमारे वर्ष में हर कार्यक्रमों में बच्चों को आगे लाने की प्रेरणा देते रहते हैं और हमारे आयोजन में भी नेहरू बच्चे जागरण ग्रुप में भी बच्चों को इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया है। अभी हमारा दूसरा जो कार्यक्रम है मंच
शशांक गुप्ता जी जो सीहोर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय हमारे प्रेमी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री राजन शर्मा जी, सतीश खान जी जो शिवपुरी से आए हैं, हमारे युवा शक्ति। सीहोर से श्री राकेश जी, टीकमगढ़ से आशीष द्विवेदी, श्री राजेश मिश्रा जी और हमारे अब्दुल रशीद खान साहब जो हमारे मुख्य अतिथि जी का डॉक्टर सनंद श्रीवास्तव जी, मंजू दादरे जी लेखापाल हैं, वो आए और हमारे पुष्प गुच्छों से स्वागत के बाद मैं 2 शब्दों के माध्यम से अपने विचार देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। युवाओं का एक प्रतिनिधित्व हो और आज के इस सुविचार में कुछ ऐसा निकल के आए कि जो एक आक्रोश युवाओं में आज के टाइम में फैला हुआ है कि चारों तरफ हम देख रहे हैं, चाहे राजनीतिक माहौल हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे अभी दिल्ली में ये जो रेप केस हुआ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला हो, तो हम और अनूप स्वरूप जी बैठ के यही एक विचार किया कि हम लोग एक इस तरह का एक सुविचार का आयोजन इस जयंती के अवसर पर करें कि युवाओं को, हम लोग तो कुछ बोले, साथ में युवाओं के विचार भी सुने और वो जो विचार सामने आए उन विचारों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराएं कि असल में युवा चाहता क्या है। उनको हम लोग गलत समझते हैं, अगर वो सड़क पर निकल के आते हैं या इस तरह के धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो एक शांति प्रिय अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं और किस तरह से वो इस बदलते परिदृश्य में अपने आप को जो है वो कहाँ पाते हैं, उन सारी चीज़ों का एक संकलन कर सरकार को भी सौंपे, जिससे कि आने वाले समय में उस चीज़ का समावेश योजनाओं में किया जा सके। इस हेतु सर्वप्रथम हमारे खेल संचालक शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को आप लोग सबको एक मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जो विगत 15-20 सालों में युवाओं के लिए इस प्रदेश में नहीं हुआ, शायद इन्होंने अपने कार्यकाल में इतने कम समय में काफ़ी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और कई नई नई चीज़ें युवाओं के लिए शुरू की। तो मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अनूप स्वरूप जी, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को छोड़ के और
युवाओं के साथ काम करने के लिए नेहरू युवा केंद्र में भी बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे और डायरेक्टर जनरल भी कुछ चार्ज में रहे, फिर विदेश चले गए थे, वहाँ पे डिप्लोमेट रहे और भारत में युवाओं के लिए कुछ करने के लिए शिक्षा जगत से फिर आके सीधे जुड़ गए। ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जो एक शानदार नौकरी को छोड़ के और चले आए सामाजिक कार्य करने के लिए। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा वो करें, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे बीच में प्रोफेसर अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। हम लोग सारे लोग उनको कई बार सुन चुके हैं और यूनिवर्सिटी के प्राचार्य हरे साहब और संचालक राकेश प्रेमी जी, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और सारे मेरे दोस्तों का, प्रेस मीडिया, मेरे स्टाफ के लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग तो बोलेंगे, जो बोलेंगे साथ में आप लोगों के विचारों को भी सुनने का यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। गेंद आपके पाले में डालते हुए मैं चंद लाइनें बोल के जाना चाहता हूँ कि 125 करोड़ लोगों का देश लगभग ये हो चुका और एक जुमला हमारे देश में बहुत समय से प्रचलित है। हम लोग कहते हैं कि राम भरोसे ये देश चल रहा है। ये राम भरोसे शब्द क्या है? 125 करोड़ के लिए जो पुलिस का अमला है वो बहुत कम है, सरकारी अमला कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, सुविधाएं कम है, फिर भी ये देश अच्छी तरह से चल रहा है और हम लोग कहते हैं कि राम भरोसे चल रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चाइना में भी लगभग इतनी आबादी है और वहाँ पे डंडा राज चलता है। जब आपकी आवाज़ जो है वो आपने जरा उठाई और आदमी आ जाती है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन आपको शांत करा देता है। हम लोग जो है यहाँ पे लोकतंत्र में है, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि बचपन से ही जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो हमारे यहाँ संस्कारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जब माँ के पेट में गर्भ रहता है 6-8 महीने का, तो एक छोटा सा कार्यक्रम महिलाएं करती हैं, गोद भराई की रस्म। बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है, जनेऊ संस्कार होता है। जब वो की लहरों को भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को विश्व में अभूतपूर्व पहचान दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो भाषण दिया था उसे आज भी लोग याद करते हैं। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। बालक नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की उसमें प्रबल लालसा थी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र तर्क करने के विचार से उनके पास गए, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हो उन्हें अपना गुरु मान लिया। परमहंस जी की कृपा से इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप कुछ समय बाद वह परमहंस जी के शिष्यों में सबसे प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद विवेकानंद उनका नाम हुआ। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप व अमेरिका में लोग उस दिन पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। यहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का मौका ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में ही रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे।
अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों को उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा खुद को गरीबों के सेवक मानते थे। भारत के गौरव को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहते थे। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अलौकिक रूप से अपना देह त्याग किया। बेलूर मठ में अपने गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद के मठ के भविष्य के बारे में निर्देश देकर रात में ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के यही आदर्श आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा स्रोत साबित करते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो केवल उनके सिद्धांतों को ही अपना मार्गदर्शक मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया एक सुविचार मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा। सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं होगा। अतः उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़व्रत बन सके। और अधिक समय न लेते हुए मैं भरत मिंघानी, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का छात्र, आप सभी का इस समारोह में स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर हम सभी उनकी आदर्श जिंदगी से जरूर कुछ प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। जी के 2 शब्दों को दोहराया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। आज इस व्याख्यान में हम खोजेंगे कि क्या हम जाग गए, क्या हम उठ गए और वो मंजिल क्या है, हम कितना पहुँचे। हम अगले वक्ता शिवपुरी से हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और बाहर से आए हुए सभी युवा साथी, मैं आप सब हमारे भारत की शान नारायणनाथ दत्त जी और जिन्हें आज संपूर्ण विश्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है, मैं उनके नमन करता हूँ हृदय और अंतरात्मा से। और यह परमपिता परमेश्वर से यही पुकार करता हूँ कि आज भारत को उनकी फिर से ज़रूरत है। वो फिर से इस पृथ्वी पर आएँ और भारत का परचम पूरे विश्व में लहराएं। ये मेरी कामना है और आप भी करें। मैं कहना चाहूँगा, आपने जैसे अभी हमारे भाई ने बोला, बहुत सारी बातें बोली, सिर्फ शब्दों को सुनने की और समझने की ज़रूरत थी। आप उस बात को ज़रा रिपीट सुनते जो उन्होंने बोला था, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब सिर्फ ये था, आप जब जाग जाएं, आप दूसरों को ही बताएं उनके कर्तव्य क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके घर के प्रति, अपने देश के प्रति। यदि आप ये समझ गए तो ये देश, हमारा ये देश आज वर्तमान में जिस स्थिति में है, आज पूरे विश्व में हमारा तिरंगा गर्व से ऊंचा लहराएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आप विवेकानंद जी की तस्वीर आप अपने सामने रखिए और उनको देखिए। उन्होंने किन किन चीज़ों पर उनका मेन टारगेट था। सबसे पहले उन्होंने अपना एक दल भावना बनाई, दल भावना, दूसरी रणनीति, तीसरी सज्जनता और चौथी थी समय प्रबंधन। ये 4 चीज़ों को लेकर वो चले और आज उन्होंने इतिहास बना दिया। ये 4 चीज़ें यदि आप सबने अपने जीवन में आज ले ली तो आप, मुझे यकीन है कि आप में से भी कोई एक नया विवेकानंद आज पैदा हो जाए, मुझे यकीन है। इसी के साथ मैं सर 2 लाइनें कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से उनको अर्पित है। भ्रष्ट नैतिक क्रूर चलन, भ्रष्ट नैतिक क्रूर चलन, इन पर पक्का प्रतिबंध करो। कजरारे नैनों को छोड़ो, विवेकानंद जी के तुम छंद बनो। भारत माता पलट रही है अपने पैर के छालों पर, भारत माँ के पग धोने आज विवेकानंद बनो। भिंड से आई हुई सम्मानीय मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण और हमारे सामने बैठे हुए विभिन्न मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे वो युवा भाई जिनसे हमारा ठोस भावनात्मक संबंध है, मैं आज इस स्वागत समारोह में आप सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमें अभी हमारे भाई ने कहा था कि हम सब विवेकानंद के चरणों पर चले, उनका मार्गदर्शन लें। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मनाने वाले इस भारत के समक्ष कई प्रश्न आज खड़े हुए हैं और आज हमारा भारत
की तरह वनवास की पीड़ा झेल रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा युवा भटका हुआ है। आज हमारे माँ बाप के पास समय नहीं है कोई मार्गदर्शन दे। उसका बड़ा दर्द बहुत गहरा है। वो बनना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो चंद्रशेखर आजाद बनना चाहता है, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहता है, लेकिन वह तलाशता है उन युग मनीषियों को, उन विवेकानंदों को जो भारत के अंदर है नहीं। सिर्फ वही हमारे जो विवेकानंद जी है उन्हीं के स्वर आज भी भारत में गूंज रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसे युग मनीषी नहीं हुए पैदा। क्योंकि कभी भी इतिहास को भी उठा के देख लीजिए कि हमारा युवा इतिहास में भी, चाहे वो गोरखनाथ जी हो, चाहे वो रामकृष्ण हो, चाहे वो अजय क्रांतिवीर थे जो कभी परास्त नहीं होते थे, उनको भी हमारे युवा परशुराम भगवान ने ही परास्त किया। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसे हमारा युवा न कर सके, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हमारा युवा न कर सके। थके मन और हरे मन से कभी कोई युवा नहीं हो सकता, भले ही उसकी उम्र कितनी भी हो। हमारे देश में कई आंदोलन हुए, कई सफा, जैसे भारत देश सेवा बना है, प्रदेश सेवा हो रहा है। जय भारत, जय हिंद। लगती है उनकी बातों से, क्योंकि हमें अतिथियों को भी यहाँ पर बोलना है, बाकी हमारे युवा तो बाद में बोलेंगे। सामने बैठे सभी जिलों से आए नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वय होने और सभी युवा साथी भाइयों बहनों, जैसा कि आज का दिन जो है 150वीं जयंती स्वामी विवेकानंद जी की, अभी हमारे पिछले उद्बोधनों में हमने सुना है कि हम सिर्फ उनके कर कमलों पर पुष्प नहीं अर्पित करें, बल्कि उनके जो पदचिन्ह हैं उन पर चलकर और ऐसी हमारी युवा शक्ति को पहचाने। जैसा कि इस आज का जो विषय रखा गया है, युवाओं में सृजनात्मक सामाजिक परिवर्तन एवं उद्यमी का विकास। हम सभी युवा साथी अगर जागृत होकर अपनी युवा शक्ति को पहचाने और इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए हमारे जिले में जो चल रहा है, हम पूरे प्रदेश या देश की तरफ तब देखें जब हम अपने जिले से शुरुआत करें। हम अपने अपने जिलों में जाकर जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं वो अपने युवा साथियों को इस सब्जेक्ट के लिए प्रेरित करें कि हम भोपाल गए थे और किस लिए गए थे और वहाँ से क्या लेकर आए हैं, उस चीज़ को पूरे सप्ताह में फैलाएं। और जिस तरीके का विषय यहाँ पे रखा गया है उसको दृढ़ता से, अगर उस पर साल भर जो ये चलने वाला है उस पर पालन करें और अपनी शक्ति को पहचानते हुए एकाग्र होकर जिला स्तर पर जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको पूरे जिले में फैलाएं और किस माध्यम से, किस तरीके से ली जा सकती है। क्योंकि एक चीज है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। तो हम जब तक जिस विभाग में जाकर जिस योजना की जानकारी नहीं लेंगे वो आगे नहीं फैला पाएंगे। और जिस तरीके की जानकारी हम कहीं से एकत्रित करते हैं हमारे युवा साथियों को नहीं बता पाएंगे तो वो उन्हें नहीं पता। आज का युवा जा सके तो किसी भी तरीके का अपराध हमारे देश में क्या, हमारे प्रदेश में क्या, हमारे जिले में क्या, किसी भी परिवार में ना होने पाए। धन्यवाद। क्योंकि समय की कमी भी है, वह शिक्षकों को जाना भी जाने कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश प्रेमी जी को जो जागरण ग्रुप से हैं, वो आए। नमस्कार, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, our guest for the occasion, Professor Anup Sulu, Vice Chancellor Delegate Jagran, Lakshadweep University, Agrawal Sahab, Professor Vivek Khare, Rai Sahab, my faculty colleagues और मेरे सारे युवा दोस्त। जब मुझे पता लगा कि मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ आना है और भाग लेना है तो एक बात तो मेरे मन में आया कि युवाओं का कार्यक्रम में मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, चलते हैं। मेरा तो नाम भी राकेश प्रेमी और प्रेमी तो हमेशा युवा होता है, वो तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो मैंने कहा चल के कुछ
विचार आपसे शेयर करूंगा। और विवेकानंद मेरे बहुत अच्छे, क्या कहना चाहिए, अब जीवित तो नहीं है लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन ऐसा लगता है आज भी करते हैं। जब कभी भी इनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं या इनके एक विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा। विवेकानंद ने कहा है कि वेदों में सिर्फ एक ही चीज, एक ही दुर्बलता का जिक्र किया गया है। किसी भी पाप का, किसी भी चीज का जिक्र नहीं है। दुनिया में कोई भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है। एक चीज गलत है और वो चीज है मनुष्य को अपने आप को और दूसरे को कमजोर समझना। यानी कि मैं और आप, हम सब विवेकानंद जी के हिसाब से एक ऐसा शरीर रूपी मंदिर लिए हुए हैं जिसके अंदर भगवान वास करता है, तो हम कमजोर हो ही नहीं सकते। एक सिंपल सी बात है। तो फिर जो मेरे से पहले वक्ता है, इन्होंने इतनी बातें अभी हम कर रहे थे कि देश में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, क्राइम है, या हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसका कारण क्या है? इस बात का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। मैं मेरे युवा दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि जिंदगी में उनका एम क्या है, क्या पाना चाहते हैं। कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरेट करेंगे, एमबीबीएस करेंगे। अल्टीमेट एम क्या है, क्या क्या चाहते हैं वो जिंदगी से? कोई बताएगा मुझे? 2 या 3 लोग। आपकी टी शर्ट पे ग्रोथ नहीं, कुछ और भी, मतलब जैसे ग्रोथ भी आ गई तो फिर बहुत अच्छा हेल्प करूंगी जो किसी तरह असहायता है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, गरीब बेबस, जिन लोगों को शिक्षा भी नहीं मिलती, मैं अच्छा, उन लोगों की सपोर्ट करना चाहूँगी। ठीक है, कुछ और बात? हाँ, अच्छा इंसान बनना चाहूंगा। ओके, वेरी नाइस। नौकरी वगैरह तो सभी करते हैं। हाँ। देश सेवा करना चाहूंगा और भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। हाँ। और जो समस्याएं जो चल रही हैं भारत में, हाँ, और जहाँ तक होगा मेरे बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी करूंगा। वेरी नाइस। और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ धन तो अर्जित करना ही पड़ेगा। धन अर्जित करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो उससे मेरा परिवार संतुष्ट होगा। जब मेरा परिवार संतुष्ट होगा तभी मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ। भूखा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोटी नहीं खिला सकता। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैं कुछ, मेरा एम है कि पहले मैं अपने परिवार को संतुष्ट कर दूं, Good. उसके बाद समाज में जितने लोग हैं मुझसे जितना हो सकता है, हाँ। मैं ये नहीं कहती कि सभी के लिए करूँ। अच्छा। 2 लोग मिलेंगे 2 लोगों के लिए, 4 लोग मिलेंगे 4 लोगों के लिए। हाँ। देखिए पूरी तरह से वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, उतना करना चाहूँ। वेरी नाइस। चलिए, इसके लिए खुद का सक्षम होना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए धन अर्जित करने की बात है, मान लीजिए 1,86,000 करोड़ के घोटाले के बाद भी नेताओं का पेट नहीं भरा हो, कितना धन अर्जित करेंगे आप फायदा के लिए? ठीक है ना? होता ये कि मैं पहले 1 करोड़ कमाता हूं, फिर मैं सोचता हूं कि नहीं, अभी तो परिवारों में कारण सोचा क्यों है। देखिए, क्या आपका धन चोरी हो सकता है, बैंक फेल हो सकता है, सोने में कन्वर्ट करके लिख दिया तो वो भी कोई डाका डाल के ले जा सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, मकान बाढ़ में या भूकंप के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये बात 2 तरह के मन होते हैं हमारे। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि ये सब चीजें स्टेबल नहीं है। आप 10 मकान बना लीजिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लीजिए, आपका मन हमेशा और के लिए भागता रहेगा। आप कभी भी शांति और संतोष से नहीं बैठ सकते, कभी भी नहीं बैठ सकते। लेकिन 1 या 2 चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप अर्जित करते हैं तो ये बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और कभी भी आप किसी चीज के पीछे नहीं भागेंगे। और वो चीज है जो विवेकानंद ने कही थी, वो है ज्ञान। क्या ज्ञान डिस्ट्रॉय हो सकता है? क्या ज्ञान कोई चुरा सकता है? कभी भी नहीं। और दूसरी चीज, हम इस धरती पे पैदा हुए लोग भारतवर्ष में, मैं समझता हूं इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लोग हैं। ये बहुत विशिष्ट लोग हैं जो यहाँ जन्म लेते हैं। हमारी वैल्यूज, हमारे संस्कार जिनके साथ हम पैदा हुए, अगर हम सिर्फ इन 2 चीजों पे कंसंट्रेट करें
तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि ऑडी भी आएगी, BMW भी आएगा, धन भी आएगा, सोसाइटी के लिए बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बहुत कुछ कर पाएंगे। इसके पीछे भागना जरूरी है बजाय के उन मटेरियलिस्टिक चीजों के। वो तो ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आती हैं, उनके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो पीछे भागेंगी आपके। और मजे की बात है, एक मिनट, अगर हमने गलती से उन चीजों को कभी खो दिया तो आपको उनका दुख नहीं होगा। डिटैचमेंट की स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो अल्टीमेटली चाहिए क्या? खुशी ना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जान से ही मिल सकता है। हाँ सर, हम कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं सर, उसमें भी 5 करोड़ तभी मिलते हैं जब इंसान को पूरा ज्ञान। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ हाँ बोलिए। अभी तक हम उन्हें मानते हैं जी जी। विवेकानंद जी के साथ में भी एक स्थिति ऐसी थी जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने के लिए भी बहुत परेशान हो गए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन उस समय जब वो रामकृष्ण जी के पास गए थे, उनके गुरु के पास, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे घर के लोगों के लिए कुछ ऐसा करो जिससे वो मतलब खाने पीने लायक रहे, तब मैं आपके यहाँ पर आपका शिष्य बन सकता हूँ। अगर उस समय परमहंस जी उनको इतना कुछ नहीं करते उनके लिए, तो आज विवेकानंद जी शायद उस स्थिति से नहीं उभर पाते। और 1884 में और 1886 में जो परमहंस है इनका स्वर्गवास हो गया था। जब पहली बार परमहंस से विवेकानंद जी मिले, विवेकानंद जी बचपन से ही देखिए वो 3 उनमें खासियत थी। एक तो वो बहुत अच्छे जिम्नास्ट थे, आपको पता है इस बात का। एक वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और वो एक बहुत अच्छे ओरेटर थे। और इतने अच्छे थे कि उनको जगह जगह अलग अलग जगह जाकर के चीजों में भाग लेना और लोगों को एड्रेस करने में बहुत अच्छा लगता था। मैं स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ। और उनका एक शौक था, जब कभी भी कोई रिलीजियस लीडर आता था उसको जाकर के ठोक बजा के देखते थे कि ये वास्तव में इस लायक है कि नहीं है। तब तक वो बहुत संपन्न थे और उनके, आपको पता है उनका जो परिवार है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक एफ्लुएंट बिजनेस फैमिली थी उनकी। एफ्लुएंट मतलब बहुत संपन्न लोग थे विवेकानंद जी के। लेकिन क्या हुआ, 84 में जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उससे वो अचानक पूरे गरीब हो गए और सड़क पे आ गए। और वो समय था जिस समय परमहंस के पास जब विवेकानंद जी गए तो उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा जो आप कह रही हैं वो मेरे शायद मैंने नहीं पढ़ा। उन्होंने एक सवाल पूछा, सबसे पहला सवाल जो हर गुरु से उन्होंने पूछा था, ये बहुत फेमस सवाल है उनका, कि क्या आपने भगवान को देखा है? इस चीज का जवाब परमहंस से पहले उनको कोई भी नहीं दे पाया था और इस चीज का जवाब परमहंस ने दिया, हाँ मैंने देखा है, ऐसे ही जैसे कि तुम सामने बैठे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंस रूप में। ये उनका जवाब था। और इस जवाब को सुनने के बाद विवेकानंद जी ने उनको अपना गुरु मान लिया था। देखिए, सेवा की भावना होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो एक बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है, आदमी अगर सबसे पहले अपने से प्यार करे, मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई इस चीज को थोपने की या मेरे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम सबसे पहले खुद की सेवा कर लें और खुद को लाइन पे ले आए तो समाज तो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। हमें किसी को, हम कंडीशन क्यों करें किसी चीज को कि नहीं मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे चलनी चाहिए, या इसको ये सुख की डेफिनेशन क्या हो सकता है? आप जिसको संतुष्ट करना चाह रही है 4 रोटी देके उसकी भूख 8 रोटी की हो, क्या हम कर पाएंगे? नहीं। आप तो नॉर्मल कोर्स में फ्लो में चलते चलिए। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, इनके कोर्स पढ़िए, आपका वैसे ही सब चीज, जैसे कितनी अच्छी बात उस बच्चे ने कही, मेरा ध्यान ही नहीं दिया था कि 5 करोड़ भी ज्ञान के बाद ही मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्विकली, मेरे ख्याल है हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको एक हमारे मैनेजमेंट की छोटी सी कहानी और बताता हूँ, क्योंकि युवा है तो कहानी अच्छी लगती है। एक टीम की तरह आपस में मिलकर के कार्य करेंगे तो कोई भी असंभव कार्य, कोई भी असंभव रास्ता आप मोस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से उस चीज को जीत सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। शब्दों को के बाद मैं प्रोफेसर विवेक जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि समय हमारा आगे बढ़ रहा है और अतिथियों को जाना भी है। तो डॉक्टर
जी से आप को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और अपने विचारों से अवगत कराएँ। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, इन लोग को देख के सभी ने बोला कि इनको देख के हमें भी लगने लगता है कि हम युवा हैं, और मैं बहुत बीच में फंस गया हूँ। यहाँ मेरे सीनियर्स बैठे हैं और यहाँ मेरे काफ़ी जूनियर्स बैठे हैं, तो मैं अपने आप को ये मानते हुए कि मैं इन दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी लोगों ने बातें कही, और जो हमारे प्रेमी जी ने कहा कि उनकी एक बात आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है ज्ञान। और ज्ञान अगर आपके पास है तो उसको कोई छीन नहीं सकता है, और ज्ञान होगा और अगर आप सिंसियर होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं हासिल, जो चाहे हासिल कर सकते हैं। एक उदाहरण है खेल, युवा कल्याण विभाग से हमारे पास डायरेक्टर साहब हैं। खेल में एक उदाहरण दिया जाता है कि सचिन तेंदुलकर महान है, लेकिन बहुत से लोग विनोद कांबली को भूल गए। अगर हम उसकी टैलेंट की बात करते हैं, कैलिबर की बात करते हैं, तो विनोद कांबली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर थे, और सचिन तेंदुलकर बहुत सिंसियर और बहुत ईमानदारी से मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। तो मेरा आप लोग से यही विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्य करते हैं वो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से करें। ये नहीं कि ये काम हम अधूरा छोड़ देंगे। हम एग्ज़ाम में अगर बैठ गए तो 100 में से अगर 30 नंबर या 45 नंबर पासिंग है उसके ले आएंगे तो हमारा काम हो गया। आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूरा पढ़ें, उस नॉलेज को, ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करें, तभी हम आगे कुछ सोच सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप में सोच ले कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मेरे आजू बाजू जितने लोग हैं सब अच्छे हो जाएंगे। अगर हम यही सोचते रहें कि भारत सरकार क्या करेगी, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ये सब भूल जाइए। आप अपने आप को सही कर लीजिए, बहुत सी चीज़ें अपने आप हासिल होती जाएंगी। इस शब्दों के साथ NIPTR के डायरेक्टर प्रोफेसर अग्रवाल जी को मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अनूप स्वरूप जी, मंच पर उपस्थित प्रेमी जी, खरे साहब, दिनेश राय जी, और सभागार में उपस्थित मेरे सभी युवा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आज जिनके निमित्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग पूरे विश्व को दिखाया, एक ऐसे कर्मयोग की अवधारणा दी, एक ऐसे ज्ञान योग की बात की कि भारत आध्यात्मिक गुरुओं की श्रेणी में खड़ा हुआ, और आज बहुत गर्व से उस महान संत, जो सिर्फ संत नहीं था, जो युवाओं के हृदय का सम्राट भी बना, ऐसे व्यक्ति की याद में जगह जगह हम जलसे कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। साथियों, कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हमारा देश जो हजारों हजार साल जिन वेदों की बात हमने की, बहुत सारे सिद्धांतों की बात हम करते हैं, बहुत सारी योग्यताओं की बात करते हैं, बहुत सारी मान्यताओं की बात करते हैं, तो इस बीच ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश जो पूरे विश्व में एक अनूठा देश था, आज उस देश में एक बड़ा भारी संकट खड़ा हुआ है। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस संकट की बात बार बार कर रहे हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि आइए हमारा जो युवा भ्रमित हो गया है हम उसको देखें, उसके चरित्र को देखें, उसकी दिशा को देखें, उस धारा को देखें कि किस धारा में वो जा रहा है। दोस्तों, सचमुच यह बड़ा कठिन दौर है। भोपाल के एक शायर हुए हैं, वो कहते हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ये नौजवानों के लिए कहा हुआ है कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो हम कौन से रास्ते की तलाश में हैं? अभी प्रेमी जी कह रहे थे कि मैं युवा हूँ। कबीर बहुत पहले कह गए कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। और पूरा हमारा वांग्मय इसी से भरा हुआ है कि क्या हमें प्रेम की भावना है,
क्या हम प्रेम कर रहे हैं? और विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने अंदर में जो छिपी हुई शक्ति है, इनर कॉन्शियस, हम उसको पहचानें। हमें किसी गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर एक गुरु रहता है, वो हमें मार्ग दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आज पूरा की पूरा हमारा नौजवान वर्ग वह किन के आदर्शों पर चल रहा है, उनके आदर्श क्या है? आज हमारे आदर्श अंबानी हैं, आज हमारे आदर्श टाटा हैं, आज हमारे आदर्श बिरला हैं। आज हम पूरी की पूरी भौतिकता में बढ़ रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्सर जाता हूँ निरीक्षण करने के लिए, और अभी प्रेम जी आपसे पूछ रहे थे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और 4 लोगों ने जीवन का लक्ष्य बताया, अलग अलग तरीके से लक्ष्य बताया। लेकिन दोस्तों, इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारी नौजवान की आंख में सपने नहीं है। जब आप सपने ही नहीं देखेंगे तो वो सपने साकार कैसे होंगे? आपके सामने अगर सपना है और आप मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो आपका सपना है 25 लाख का पैकेज। IIT का वो इंजीनियर आपका सपना है जो 2 करोड़ का पैकेज पाकर गया हुआ है बिल गेट की कंपनी में काम करने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसे नागरिक की कल्पना नहीं की थी जो हमारा नौजवान सिर्फ 2 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख के पैकेज की तरफ भाग रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर देश की जो दुर्दशा है उससे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे। ये जो परिस्थिति हमारे सामने निर्मित हुई है। हम राजनेता हैं, हमारे सामने क्या आदर्श है? हमने कौन से आदर्श अपने नौजवानों के सामने रखे हैं? एक मंच पर मैं बैठा हुआ था कि अगर आपका धन खत्म हो गया, थोड़ा बहुत खत्म हो गया, अगर आपका स्वास्थ्य खत्म हुआ तो थोड़ा और खत्म हो गया, लेकिन अगर चरित्र खत्म हो गया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। इस देश का चरित्र खत्म हो रहा है। इस देश का चरित्र कैसे खत्म हो रहा है? एक पश्चिम की हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम का संस्कार आया और हमको भ्रष्ट करके चला गया। कहीं ना कहीं हमारी चारित्रिक कमी है, कहीं ना कहीं हमें दोष है, कहीं ना कहीं हमें खोट आई है। एक हमारे आदर्श भगवान शिव थे जो तपस्या में लीन थे, और उनके सामने अप्सराएं आई, नृत्य करके चली गई, हम उनके चरित्र को नहीं डिगा सके। तो हमारा आदर्श तो वो था। और आज एक पश्चिम का टेलीविजन हमारे कैंपस में आ गया है, हमारे समाज में आ गया है, हमारे देश में आ गया है, और हम पथभ्रष्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा चरित्र कमजोर हुआ है। हमारे पाठ्यक्रमों से प्रेमचंद गायब हो रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रमों से विवेकानंद गायब हो रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रमों से आदर्श की वो तमाम महान हस्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। हमारे माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। हम ऐसी दौड़ में, विकास की ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं कि हम अपना परिवार भूल गए, हम अपने बच्चे भूल गए, हम अपने भाई बहन भूल गए, हम अपने समाज को भूल गए। सिर्फ एक लक्ष्य है कि हम कैसे करोड़पति बन जाएं, कैसे हम धनाढ्य बन जाएं, कैसे हम समाज में सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, कैसे हमें योग्यता न होते हुए भी हम सर्वपूज्य बन जाएं, सर्वमान्य बन जाएं। चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह धर्म नीति हो, हमारी पूरी की पूरी नीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो जब आज हम विवेकानंद को याद कर रहे हैं, एक ऐसे संत को याद कर रहे हैं जिसने गुरु शिष्य की एक बहुत बड़ी परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसने कहा कि आप अगर सोते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान में बैठा हुआ शेर सो रहा है तो उसकी दहाड़ नहीं आ रही है, तो पूरे के पूरे जंगल में जो जानवर हैं वो अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आपका देश जो अध्यात्म का देश है, जहाँ पर यह कहा गया है कि आप विश्व गुरु होने की क्षमता रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं, तो आपको अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा। और मित्रों, अगर आप आधार प्राप्त करेगा जिसकी विवेकानंद ने कल्पना की थी, मैं यही बात अपनी समाप्त करना चाहता हूँ। आपको मुझे अवसर दिया, डॉक्टर अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन डॉक्टर अग्रवाल जी ने दिया और हमेशा उनका मार्गदर्शन हमारे युवा मिलता रहता है। मैं मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूँ, इसके पहले 2 बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप 1857 की क्रांति, जिसमें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, क्योंकि कई सरकार के कार्यक्रम हो या राज्य सरकार के
उन योजनाओं को आप तक पहुँचाने के प्रयास करता है। एक कहानी भी मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। जब सेतु बंधु रामेश्वरम की कहानी है, बहुत साथ में बताऊंगा मैं कि गिलहरी मर जाऊं, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो हमें आग का नाम जब आए गांव में, समाज में, शहर में, तो आग लगाने वालों में नहीं आए, आग बुझाने वालों में आए। 1857 की क्रांति के समय के कुछ वर्ष में आपको गिना दूं, जिन महापुरुषों के जन्म बड़े महत्वपूर्ण थे। 1856 में लोकमान्य तिलक जी का जन्म हुआ था। 1862 में मोतीलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। 1861 टैगोर जी का जन्म हुआ था। वो 65 लाला लाजपत राय का जन्म था। और 69 जो 69 है वो गांधी जी का था। 72 पुरुषोत्तम दास टंडन जी का था। ये वो समय था जब क्रांतिवीर पैदा हो रहे थे, देश के लिए जरूरत थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। उस समय आवश्यकता थी कि ऐसे महापुरुष आए। आज भी आवश्यकता है कि लोग आएँ। कैसे आएंगे? नौजवानों में संस्कार की जरूरत है, चरित्र की जरूरत है, नैतिक बल की जरूरत है। हमारे मार्गदर्शक जितने लोग भी आए अतिथियों ने सबने प्रेरणा दी है। मैं माननीय डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। राज्य सरकार खेल युवक कल्याण विभाग के निदेशक तो ही हैं, वो डायरेक्टर ही हैं, बस एक बहुत अच्छे कर्मठ, ईमानदार और ऐसे पुलिस अधिकारी हैं कि जो चाहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो प्रतिभा है उन नौजवानों तक पहुँचे। मैं उनका स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अनूप स्वरूप जी, विजय अग्रवाल जी, राकेश प्रेमी जी, विवेक खरे साहब, दिनेश राय साहब, स्वामी जी के जन्मदिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं दिनेश राय साहब से कहूँगा कि आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया। पहले आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, हम ऐसा मानते हैं। और मेरी छोटी बेटी है, जब वो प्राइमरी में पढ़ती थी तो मेरी 2 बेटियां हैं, अब तो वो जूनियर सेक्शन में आ गई, प्राइमरी सेक्शन में थी कार्मेल कॉन्वेंट में। मैं उसके स्कूल के फंक्शन में एज चीफ गेस्ट जा रहा था, तो उसने मुझसे घर पे कहा, शाम में तुम क्या बोलोगे? मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब कहीं फंक्शन में जाओ तो तैयारी करके जाना चाहिए, आउट ऑफ प्लेस नहीं बोलना चाहिए। बोली तो मैं भी तुम्हें बता दूँ तुम्हें क्या बोलना है। मैंने बताया। बोली इतने अच्छे फंक्शन में आते हो और जब कंपेयर अनाउंस करता है कि अब मुख्य अतिथि का भाषण होगा तो वो सबसे खराब क्षण होता है उस फंक्शन का। हम गर्ल्स आपस में बोलते हैं, गर्ल्स गो अप टू स्लीप, क्योंकि अब चीफ गेस्ट भाषण से पकाएगा। तब से मैंने सोचा कि जहाँ भी जाऊँगा बिना तैयारी के जाऊँगा, जिससे जितना कम आएगा उतना कम बोलोगे। राय साहब ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, इसका नाम दिया व्याख्यान सेशन और मुझे खड़ा कर दिया प्रोफेसर्स के बीच में। प्रोफेसर अनूप स्वरूप हैं तो हमारे कलीग, लेकिन प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राकेश प्रेमी जी, प्रोफेसर विजय अग्रवाल जी, प्रोफेसर विवेक खरे जी, सब हमारे प्रोफेसर्स के बीच में एक पुलिस वाले को खड़ा कर दिया, जिसको वैसे भी बोलना नहीं आता है, केवल सुनना आता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इन्होंने हमको खड़ा किया है, लेकिन हम पुलिस में आए, हमारी एक चीज़ होती है, हमारा कोई काम पुलिस में प्लान्ड नहीं होता है। हम हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट करते रहते हैं। कहीं हम ऑफिस में बैठे हैं, कहीं झगड़ा हो गया, वहाँ भागना पड़ रहा है, कोई वीआईपी आ गया, कोई वीवीआईपी आ गया। दूसरों के पाप या अच्छे कामों की व्यवस्था हमको करना पड़ती है। जानना चाहिए, यू आर स्ट्रॉन्ग। कोई भी परिस्थिति हो, आपको अपने की तरफ देखना चाहिए।
महात्मा गांधी ने भी कहा कि अगर समाज को बदलना है तो पहले अपने को बदलो। चौधरी चरण सिंह के प्राइम मिनिस्टर, कहा तो बहुतों ने था, लेकिन उनकी एक स्पीच सुनी थी कि किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो, 3 आँख की तरफ पॉइंट करती है, तो पहले अपनी 3 गलतियां देखो, फिर दूसरे की गलती को बताओ। हमें अपने को ही देखना है। आपने विजय अग्रवाल साहब ने कहा कि ड्रीम, सपना देखना हमने बंद कर दिया है। मार्टिन लूथर किंग, हम सब जानते हैं कि वो स्लेवरी के लिए बहुत ज़्यादा जाने गए बड़े अमेरिकन लीडर थे। उनकी एक बड़ी फेमस स्पीच थी, आई हैव अ ड्रीम। हमारे पुराने राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम भी कह रहे वी शुड ड्रीम बिग। हमें सपना को देखना है। राय साहब ने बोला कि हम राम भरोसे चलते हैं। मेरा एक मित्र है, उसको जब भी फ़ोन लगाओ उसके फ़ोन पे गाना बजता है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मैंने उसको फ़ोन लगाया और बहुत गाता है। मैंने कहा मैं शिव भक्त हूँ, दुर्गा भक्त हूँ, मेरे भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे। मैं वैसे बुंदेलखंड का हूँ और सुबह उठ के जयराम जी ही बोलते हैं वहाँ पे। और क्योंकि ओरछा भी पास में है, चित्रकूट भी पास में है, मेरे घर में राम की पूजा होती है। लेकिन संभव बनारस में पढ़ा बड़ा हुआ तो बाबा विश्वनाथ की ओर से कुछ शिव जी पे कुछ थोड़ा सा विश्वास बढ़ गया। उसके बाद संकट मोचन है तो हनुमान जी पे भी विश्वास बढ़ गया। तो मैंने सोचा मेरे तो बहुत सारे भगवान हैं, अगर मैं इसका भजन लगाऊंगा और उसमें वो भी स्टार दबाइए और 9 दबाइए तो आपके में तो हो जाएगा प्रॉब्लम। और उसको कटवाना बड़ा मुश्किल होता है। एक BSNL क्योंकि उसको सर्विस प्रोवाइडर को पैसा मिलता है, वो आप कटवा लो, अपनी जान लगा लो, बड़ी मुश्किल से कटेगा और 30 दिन बाद फिर व्यक्ति नहीं है, भगवान नहीं है। राम एक फिलोसॉफी है जिस पे भरोसा है। जैसे सचिन तेंदुलकर को लोगों ने कह दिया भगवान है, सचिन अपने आप में फिलोसॉफी है। क्रिकेट में वो भगवान ही है, वो व्यक्ति है, इंसान है, क्या है, लेकिन एक वो फिलोसॉफी है क्रिकेट की, सचिन तेंदुलकर। वैसे ही राम एक फिलोसॉफी है। जो हमारा देश चलता है वो एक फिलोसॉफी पे चलता है। उसकी सबसे बड़ी चीज है विषम परिस्थितियों में हम एक होते हैं। जब हम सुख में होते हैं तो हम सब अलग अलग होते हैं, लड़ते हैं। चाहे अंग्रेजों ने अपनी इतनी क्षमता है कि आप क्रॉस कर जाइए। स्वामी विवेकानंद जी को भी रामकृष्ण जी ने बताया कि ईश्वर है जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं, बस इंटेंसिटी चाहिए, यू हैव टू बी इंटेंस। एक गुरु चाहिए होता है जो आपको क्षमता होता है। एक मॉडल बनाते हैं, आज ही समय है, हम सबको डिमोलिश करने लगते हैं। सचिन जब आइकन बना तो सब उसको डिमोलिश करने में लग गए, उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कितने खेल खेले उसने, शतक बनाए जिसमें इंडिया हारा, ये सब भूल के कितने में जिताया उसने और देश को कहाँ तक पहुँचाया। हम डिमोलिश करने लगते हैं। एक ये चल रहा है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है। हम सबको लाइफ में एक मॉडल चाहिए होता है, वो इमेजनरी हो, हम क्या बनेंगे। आपने कहा आप इतने का 2 करोड़ का पैकेज, जब हमें मालूम ही नहीं है कि किसी इंजीनियर को 2 करोड़ या सब विदिशा के बच्चे को 7 करोड़ का पैकेज मिल सकता है विदेश में, या 35 करोड़ का मिल सकता है, तो हम क्या बनेंगे, हमें मालूम